हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्टडी क्लासेस में। तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के 10 ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए जो है ये जितने भी अभी वीडियोस आ रहे हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितना भी वन लाइनर का सीरीज लाया मैंने, बुक्स और थ्योरिस्ट ऑथर्स के नेम, ईयर के साथ मैंने आपको दिया है। इसके साथ साथ एजुकेशन सब्जेक्ट अगर शिक्षा शास्त्र से आप हैं तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो एग्जामिनेशन टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ऐसे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आपके वीडियो लाइक करने से ये यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचाता है और हमें थोड़ा मोटिवेशन जो है हमें बढ़ता है कि और ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊँ। आज बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करता हूँ पहले कॉन्सेप्ट से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना? क्या होता है HDI? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, नाम से ही समझ में आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के मापने के लिए एक पैमाना, एक इंडेक्स है ना? तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, वो इसके कंपोनेंट्स, इसके इंडिकेटर्स, एजेंसी और ईयर के ऊपर पूछे गए हैं, है ना? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसका जो है कंपोजिट इंडेक्स है, जो कि यूएनडीपी ने डेवलप किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास को 3 आयामों के आधार पर ये मापता है। कौन-कौन से 3 आयाम? यही बार-बार आपसे पूछता है कि इसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं। पहला कंपोनेंट है आपका हेल्थ। हेल्थ यानी कि किसी भी एक कंट्री में जो वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वो कैसी हैं, है ना? वहाँ पर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम कहते हैं, है ना? यानी कि जीवन कितने साल का एवरेज लाइफ है वहाँ पर, है ना? और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना ज़्यादा उतना बेहतर जो है हेल्थ रहेगा। एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो है उस कंट्री का क्या स्थिति है, वो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट माप है ना? और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका एजुकेशन में एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कि कितने साल तक जो है वो बच्चा पढ़ता है, या फिर एवरेज क्या है वहाँ पर, है ना? कि बच्चों के जाने का रेट जो होता है, फिर ड्रॉप आउट रेट होता है, ये सभी इसके अंदर आता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, यानी कि जो जीवन का स्तर है, कि हम कैसा जीवन जीते हैं, झुग्गी-झोपड़ी में और गर्मी में एकदम हालत खराब ऐसा जीवन जीते हैं, या फिर एक अच्छा लाइफ जीते हैं, एक बैलेंस लाइफ जीते हैं। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो होता है ना, आप हर एक प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितना है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो 3 अलग-अलग आयाम हैं। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके आधार पर यूएनडीपी द्वारा रेडी किया गया ये कंपोजिट इंडेक्स मापता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसको। अब नेट जो है, वो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है क्या एक होते हैं क्या? तो देखिए, हो सकता है कई कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उतना अच्छा नहीं है ना? कई कंट्रीज में ऐसा होता है कि जीडीपी उनका बहुत अच्छा है, लेकिन एचडीआई अच्छा नहीं। तो देखिए, जीडीपी हमारा भी जैसे इंडिया का जीडीपी अच्छा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया का बहुत बेकार है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतना सही नहीं है। और एजुकेशन का स्थिति आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जो है एजुकेशन की स्थिति बहुत बहुत पुअर है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो टॉप 1% 2% लोग हैं, बहुत अच्छी जीवन जीते हैं, लेकिन वहीं पे झुग्गी झोपड़ी और यहीं पर जो है हमारा बेसिक एटिकेट्स नहीं है। हम अपना कचरा जो है बाहर ही फेंक देते हैं, कहीं भी कुछ भी कूड़ा फेंक देंगे, कुछ भी खा के कहीं फेंक देंगे। तो ये सभी क्या है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाता है ना। तो ये सभी मामले में जीडीपी सही होने के बावजूद इंडिया पीछे है, और यही दर्शाता है कि जीडीपी इज नॉट इज इक्वल टू ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट इज इक्वल टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखना है ये, है ना? पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना दिक्कत आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, याद रखेंगे। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं बैलेंस्ड डेवलपमेंट, सतत विकास, है ना? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम करंट नीड्स को अपने पूरा कर लें, जो भी हमारी आज की ज़रूरतें हैं, वो हम पूरा करें। साथ ही साथ भविष्य में भी आने वाले जो जनरेशन है, उनके लिए भी हम कुछ चीज़ें छोड़ दें। ये ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया, सारे संसाधन, रिसोर्सेज आपने ख़त्म कर दिए और आने वाले जनरेशन जो है, उनका स्थिति खराब हो गया।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड डेफिनेशन पूछ देता है, इसके पिलर्स पूछ देते हैं, एसडीजी गोल्स पूछ देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 में रखा गया था, कितने गोल्स थे तो 17 गोल थे, कितने टारगेट थे तो 169 टारगेट थे, है ना। किसको रिप्लेस किया तो एमडीजी को रिप्लेस किया, कब तक का लक्ष्य रखा गया तो 15 साल का रखा गया, ईयर कौन सा रहेगा जिसमें ये पूरा लक्ष्य होना है तो 2030 होगा। ऐसी चीजें जो है आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा ब्रुंडलैंड रिपोर्ट जो है ये भी इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। कॉन्सेप्ट क्या है? सतत विकास का अर्थ है वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, और भविष्य की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके नीड्स को का भी ध्यान रखना, अपने फ्यूचर जनरेशंस का। आज हम पेड़ काटे जा रहे हैं, डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इसका कोई अंदाजा नहीं है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जंगल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, भले ही डेवलपमेंट जो है वो कम हो, है ना। एक घर कम होगा तो उससे नहीं चलेगा, लेकिन एक पेड़ कम होने से बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल डायमेंशन को यानी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण को आपको एक साथ एकीकृत करके देखना होगा, है ना। अब नेट जो है, एनवायरमेंट अलोन इज नॉट इक्वल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी याद रखें। नेट पूछता है कई बार ऐसा, मल्टीपल चॉइस में पूछ देगा कि एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या एक ही है क्या, तो सिर्फ एनवायरमेंट नहीं आता है इसके अंदर। इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका सोसाइटल और इकोनॉमिकल जो है ये भी फैक्टर्स आते हैं। और ब्रुंटलैंड रिपोर्ट जो है इसमें 1987 में 1987 में आया था, इसका ईयर याद रखेंगे, है ना। तीसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और वो है कैपेबिलिटी अप्रोच। देखिए, अमर्त्य सेन जो है ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और इंडिया के इकोनॉमिस्ट, और इनको जो है कई सारा पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अमर्त्य सेन ने ये एक कॉन्सेप्ट दिया, कैपेबिलिटी अप्रोच, है ना। तो पूछ देता है कि कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दिया, तो आप बोलेंगे अमर्त्य सेन। इसका मीनिंग क्या है ये पूछ देगा। इनकम अप्रोच से ये कैसे अलग है, तो इन्होंने बताया था अमर्त्य सेन ने कि डेवलपमेंट जो है ना वो हमारे रियल फ्रीडम और कैपेबिलिटीज का एक्सपेंशन है ना। हम कितना स्वतंत्र अपने आप को महसूस कर पाते हैं, हमारी क्षमताएं जो है वो कितनी बढ़ जाती हैं, वही विकास है ना। ये सिर्फ आय वृद्धि विकास नहीं है। हमारा इनकम तो हो गया, लेकिन हम माइंड से काफी संकीर्ण हो गए, है ना। अपने बेटियों को घर में दबा कर रखते हैं, उनको जो है बाहर नहीं जाने देते हैं, और हमारे पास बहुत इनकम है। एग्जाम्पल के लिए सऊदी अरेबिया, है ना। सऊदी अरेबिया है, तो वहाँ पर क्या है ना कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम वुमेन को नहीं मिलता है ना। और इस वजह से सिर्फ इनकम वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियल फ्रीडम, रियल कैपेबिलिटीज़ नहीं बढ़ पा रही हैं उस स्तर पर जैसा बढ़ना चाहिए। भारत में तो हमारे बहुत अच्छा, पहले यहाँ भी बहुत दिक्कतें थी, लेकिन अभी धीरे-धीरे करके हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में जो बेटियाँ हैं वो टॉप कर रही हैं, क्योंकि वैसे आयाम, वैसी चीज़ें दी गई हैं, वैसा फ्रीडम दिया जा रहा है उनको, है ना। तो ये डेवलपमेंट जो है वो एक्सपेंसर है हमारे रियल फ्रीडम का, हमारी वास्तविक क्षमता, हमारी वास्तविक स्वतंत्रता की, सिर्फ इनकम ग्रोथ नहीं है। तो फोकस जो है वो इस पर होता है कैपेबिलिटी अप्रोच में कि लोग क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ना कि कितना कमा सकते हैं, है ना। तो अमर्त्य सेन ने ये दिया था, ये प्रपोज किया था, और यूएनडीपी ने नहीं प्रपोज किया था। याद रखेंगे कि कई बार पूछ देता है कि किसने दिया ये कॉन्सेप्ट, तो यूएनडीपी ने अडॉप्ट किया, यूएनडीपी ने इसे अपनाया है इस अप्रोच को, लेकिन इस अप्रोच को प्रस्तावित करने वाले, देने वाले, बनाने वाले अमर्त्य सेन हैं। तो याद रखना है आपको। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जीडीआई। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जेंडर डेवलपमेंट के बारे में है ये, है ना। यानी लैंगिक सशक्तिकरण के बारे में, जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में है। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसका पर्पज क्या है, और ये कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से अलग है, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ये मेजर करता है कि जेंडर इनइक्वालिटीज अचीवमेंट में कितनी है। एचडीआई का जो डायमेंशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो डायमेंशन है, उसमें हम कई बार देखते हैं ना कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में ये तो देख लेते हैं कि ह्यूमंस कितना डेवलप है, लेकिन ये नहीं देखते कि ह्यूमन में उसमें मेन कितने हैं और विमेन कितने हैं, है ना। आप देखेंगे कि विमेन का जो पार्ट है वो काफी कम दिख रहा है, और मेन का काफी ज्यादा, क्योंकि उनको जो है वो रोका जा रहा है चीज़ें करने से। तो ये मेल और फीमेल के ह्यूमन डेवलपमेंट को कंपेयर करता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर एम्पावरमेंट मेजर से अलग है, लैंगिक सशक्तिकरण माप से अलग है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी याद रखेंगे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है
इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पर्यावरणीय क्षरण, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके क्या कारण है, इससे क्वेश्चन पूछता है। कैसे हमारे विकास का जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट, और इसका इम्पैक्ट विकास के ऊपर कैसे आ रहा है ना। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है ना, हमारे मानव द्वारा की गई गतिविधियों द्वारा जो है ना, ये धीरे धीरे करके नष्ट हो रही हैं। जैसे हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो जंगल काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है। अभी आप देखेंगे ना, छत्तीसगढ़ में एक अ, कोई प्लांट या कुछ लग रहा है, जिसमें जो अडानी के द्वारा, ये गौतम अडानी जो है, इनके द्वारा लगाया जा रहा है, और इसमें न जाने कितने ही एकड़ के जंगल कटने हैं। अब बताइए कि डिफॉरेस्टेशन क्या अच्छा है? इंडस्ट्री कितनी भी आप लगा लो, रोजगार कितने भी, लेकिन हमारे अर्थ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा ये नहीं है ना। तो यही इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। प्रदूषण होगा, और प्रदूषण को सोखने के लिए, कार्बन को सोखने के लिए जंगल चाहिए, जंगल कट रहे हैं। तो ये डायरेक्टली हमारे वेलबींग को, मानव के सही से कैसे रहता है, हम कैसे सांस ले रहे हैं, कैसा क्वालिटी ऑफ लिविंग, इसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, और इसलिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नॉट गुड। नेट जो है वो डेवलपमेंट विदाउट इन्वायरमेंटल कंसर्न के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि क्या हमें सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, हमें पर्यावरण के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए क्या लॉन्ग टर्म में। तो ये आप नेट का ट्रैप होता है, नेट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपको उसका ध्यान रखना है कि नहीं, हमें डेवलपमेंट करना और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। इसी को तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो मेजर करता है कि ह्यूमन डिमांड नेचर पे कितना है, यानी कि कितना बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड है, कितना पानी चाहिए सस्टेन कंजम्पशन के लिए। ये सभी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को दर्शाता है कि मान लीजिए कि वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, तो नेचर से वो क्या डिमांड करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 लोगों को रहने के लिए कितना ज़मीन और कितना पानी, कितना क्या चाहिए, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उनका हो जाएगा। यानी इकोलॉजी पे वो कितना दबाव डाल रहे हैं। जितना ज़्यादा फुटप्रिंट, उतना लोअर सस्टेनेबिलिटी, है ना। तो आप देखते हैं आजकल मनाली और ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड जा रहा है ना, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, और इस वजह से लैंडस्लाइड्स बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पर जितना ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है तो होटल्स बनते जा रहे हैं, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो लैंडस्लाइड्स होंगे वहाँ पर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे, तो फुटप्रिंट जो है ना वो बढ़ेगा, तो सस्टेनेबिलिटी घटेगी, है ना। याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा फुटप्रिंट उतना लोअर सस्टेनेबिलिटी। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंटल जस्टिस का, इसका मतलब क्या है, और वनरेबल ग्रुप्स कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल जस्टिस अगर ना हो तो वो डायरेक्टली उनको अफेक्ट करेगा। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस जोर डालता है कि जो भी इन्वायरमेंट के बेनिफिट्स और बर्डन्स हैं, यानी अभी क्या हो रहा है कि जो रिच लोग हैं, जो धनी लोग हैं ना, सारे फायदे तो ये उठा के ले जाते हैं, और नुकसान किसको झेलना पड़ता है, पुअर को। जो पुअर है वो नुकसान झेलता है। कैसे? मान लीजिए कि जंगल कटा, लेकिन रिच लोगों के पास तो पैसा है, तो इन लोगों के पास तो इतना भी संसाधन है कि ये लोग अपना हवा, जो प्रदूषित हवा है ना, उसको ये फिल्टर कर देते हैं। इनके पास एयर फिल्टर होता है इनके घरों में, एयर कंडीशन्ड है, तो इतना तो है ही कि आने वाले जनरेशन्स तक भी इनके पास इतना पैसा है कि ये आराम से एक सेफ इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। लेकिन झेलेगा कौन? पुअर, जिनके पास पैसा नहीं है, जो एयर फिल्टर नहीं लगा सकते हैं, जो इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी सकते हैं, तो उनके लिए बर्डन है ना, कि डायरेक्टली उनको इफेक्ट करता है। गर्मी में लू बहने लगेगा, मानसून बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो किसानों का फसल खराब हो जाएगा, तो कभी बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी। ये सभी है, तो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, जो हाशिए पर रहने वाले समूह हैं ना, ये अफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंटल हजार्ड से, लेकिन बेनिफिट कोई और ले जाता है। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि अगर आप बेनिफिट पा रहे हैं, तो आप बर्डन भी उठाने के लिए तैयार रहिए, और अगर आप बर्डन नहीं उठाने के लिए तैयार हैं, तो आप बेनिफिट भी नहीं ले सकते हैं। यही है एनवायरमेंटल जस्टिस, है ना। तो इसको हम इक्विटी से जोड़ के देखते हैं। सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि इक्विटी इज इंपॉर्टेंट। इक्विटी मतलब अगर आपका, मान लीजिए आप एनवायरमेंट से बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो एनवायरमेंट को आप गिव बैक करिए, आप उतने फंड्स दीजिए। अगर 10,000 करोड़ कमा रहे हैं, तो 1,000 करोड़ एनवायरमेंट के लिए भी लगाइए। ये है एनवायरमेंटल जस्टिस। अब क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन डेवलपमेंट को देख लेते हैं, तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और साथ ही साथ जो मानव विकास हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा जो है इसमें यह है ना कि जितना क्लाइमेट ह्यूमन डेवलपमेंट आप करेंगे, जलवायु प्रदूषण होता जाएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट जो है ना, वो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर अच्छा पैदावार नहीं होगा, तो रेट बढ़ जाएगा अनाज का,
हेल्थ अफेक्ट कर रहा है क्योंकि एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, टाइम से वेदर इवेंट्स नहीं होते हैं, मानसून टाइम पे नहीं आ रहा है, ठंडी और गर्मी एक्सट्रीम हो जा रहा है, हमारी लिवलीहुड, हमारा जो जीवन है वो ख़राब हो रहा है और इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। संसार में जो है काफ़ी ऊंच नीच भेदभाव बढ़ रहा है, अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इससे ह्यूमन डेवलपमेंट गेन्स जो है वो रिवर्स हो रहे हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज, भारत जैसे कंट्रीज हैं, वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। तो क्लाइमेट चेंज एक इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंट इशू दोनों ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्यावरण इशू है, यहाँ पर डेवलपमेंट इशू भी है। डेवलप्ड कंट्रीज ने तो काफ़ी कार्बन उत्सर्जन करके और अपने आप को डेवलप बना दिया और वहाँ पर लोग अब काफ़ी सस्टेनेबिलिटी रह रहे हैं, काफ़ी अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में पॉल्यूशन और ये सभी आप दिल्ली का AQI देखेंगे अभी 1000-1200 के आसपास है ना। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है और पार्टिकुलेट मैटर 10 होता है, PM 2.5 और PM 10, इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, हजारडस लेवल पे है वो। यानी दिल्ली की हवा में अगर आप एक दिन सांस ले रहे हैं तो लगभग 56 सिगरेट पीने के बराबर आप सांस ले रहे हैं। आप समझिए कि क्या इफेक्ट हो रहा है आपके लंग्स पर और लॉन्ग टर्म इफेक्ट कितना है। तो ये स्थिति है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज की, है ना। क्लाइमेट चेंज का ये डायरेक्ट इफेक्ट है। सोशल एक्सक्लूजन मतलब सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाना या अलग थलग हो जाना। इसका भी एक इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डेवलपमेंट से कैसे रिलेशन है। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि ऐसी प्रक्रियाएं जो व्यक्ति को या ग्रुप को इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करने से रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं। इससे मानव विकास जो है कहीं ना कहीं वो बाधित होता है। तो सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक रूप से आप अलग थलग पड़ जाते हैं। तो याद रखेंगे, देखिए जो पॉवर्टी है ना, गरीबी है, वो एक डायमेंशन है सोशल एक्सक्लूजन का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। कास्ट के आधार पर हम पहले देखते थे ना कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, आज के डेट में तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत भेदभाव होता था कास्ट के बेसिस पे, है ना। इसके अलावा रिलीजियस बेसिस पे भेदभाव होता था। पॉवर्टी तो एक इसका आयाम है ना। हेल्थ लेवल पर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि सोशली एक्सक्लूड हम कुछ लोगों को कर देते थे और वो फिर मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाते थे और आज तक उनको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, तब भी हम नहीं ला पा रहे हैं उनको। कुछ लोगों को रिजर्वेशन से दिक्कत होता है, लेकिन उनको ये समझना होगा कि जिस लेवल पर वो लोगों को प्रॉब्लम है, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, है ना, कि उनको जितना प्रॉब्लम किया गया है, पहले वो लोग जितना बहिष्कृत और जितना अलग-थलग हुए हैं, उनको पटरी पर लाने के लिए ये चीज़ें भी अभी बहुत कम है ना? अब आ जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, है ना? कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर बढ़ेगा और डेवलपमेंट पे क्या असर है, तो रिलेशनशिप क्या है इनका, फिर मैल्थूसियन वर्सेस मॉडर्न व्यू क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता है। देखिए रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे भारत में हो रहा है, बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो इससे जो संसाधन है वो और महँगे, रिसोर्सेज़ क्योंकि कम है और डिमांड ज़्यादा होगा तो महँगे हो जाएँगे। एम्प्लॉयमेंट का दिक्कत होगा, नौकरी उतनी उपलब्ध नहीं हो पाएगी, इससे जो है अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हो जाएँगे, फिर चोरी वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ जाएँगी। शिक्षा उस स्तर पर हम नहीं प्रोवाइड कर पाएँगे और साथ ही साथ एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा, पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट और पेस दोनों ही इन्फ्लुएंस हो जाएगा। यानी एक तो डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी, उसका जो गुणवत्ता है वो बेहतर नहीं रहेगा डेवलपमेंट का। तो यही भारत में दिक्कत है कि पॉपुलेशन, अगर भारत का पॉपुलेशन आज 50 करोड़ होता, तो आप देखते हैं कि कितना बेहतरीन डेवलपमेंट होता, लेकिन भारत तो 150 करोड़ पहुंच चुका है, आने वाले समय में 200 करोड़ तक पहुंचेगा। तो सोचिए कि उतना यहाँ संसाधन ही नहीं है। अभी सोचिए कि अमेरिका और इन सब जगहों पे 15 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ का पॉपुलेशन होते हुए भी कितना बेहतरीन डेवलपमेंट वो लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें महंगी हैं। तो लोग बच्चा पैदा करने में भी वहाँ सोचना है, एक बार बच्चा आप पैदा करोगे तो 20-30 लाख रुपए आपके पास चाहिए और यहाँ पर फ्री में गवर्नमेंट बच्चे पैदा करा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम्स तो हुई और मजबूरी भी है। नहीं फ्री में पैदा कराओगे तो फिर दूसरी दिक्कत है ना, कि बेसिक चीज़ें हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो आप भी ये सारी चीज़ें समझिए कि कैसे ये लोग ये चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता है, इसका फ़ायदा भी है क्योंकि हमारे पास यूथ पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जवान लोग हैं। जापान में बहुत बूढ़े लोग हो चुके हैं, है ना? हमारी इकोनॉमी का ग्रो होने का भी यही एक रीज़न है, लेकिन यही है कि पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है उतना, जितना होना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि हम कैसे संसाधनों को मैनेज करते हैं, कैसे उनको जो है हम अच्छे तरीके से उनका प्रबंधन करते हैं और कैसी नीतियाँ बनाते हैं, उन नीतियों का कैसे कार्यान्वयन करते हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है।
तो ये कुछ 10 ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के। और इस बार मैं बिल्कुल अलग टाइप के आप लोगों के लिए जो है ये सेशंस लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक वाइडर व्यू दे सकूं किस प्रकार के प्रश्न आज से नेट में पूछे जाते हैं। और ये आपको फ्रेम करना होगा, डायरेक्टली मैं आपको परोसूंगा नहीं कि इस टाइप का प्रश्न पूछा, इसका ये सही है, इसका ये सही है। सारे लोग यही करा रहे हैं। जो चीज़ें यहाँ प्रोवाइड हो रही ना, मतलब सेल्डम आप कहीं पाएंगे, शायद ही कहीं आपको ऐसा कंटेंट मिले कि सारे लोग एमसीक्यू कराने में बिजी हैं, है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आप सही उत्तर तक पहुँच सको। वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, अगर हमारा ये काम अच्छा लग रहा है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और ऐसे ही अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जून 2026 को अपना लक्ष्य मानते हैं, तो 9015958713 इस नंबर पर आप तीनों ही जी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप जो है जुड़ सकते हैं। विनय सर का नंबर है, वहाँ से आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ऐप है हमारा, उस ऐप में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, सारे पीडीएफ वहाँ अपलोड हो जाते हैं, क्लास वहाँ मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, सभी चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएँगी। अभी अच्छा ऑफर चल रहा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं कम प्राइस में, तो बेहतरीन कंटेंट वहाँ आपको मिलने वाला है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।